बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.18 से लेकर 3.20 तक। हमारे पास 3.18 में जो चीज़ें डिस्कस करने को हैं उनमें काफ़ी सारे जुज हैं, तकरीबन 7 जुज हैं जो हमने 3.18 में डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टेंशन इन अ स्ट्रिंग पर। टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या चीज़ है? हम ये सपोज करें कि हमारे पास एक ब्लॉक है, उसको हमने एक स्ट्रिंग की मदद से किसी भी सपोर्ट के साथ हैंग किया हुआ है। जैसा कि मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं इसकी। हमारे पास फर्ज करें एक ब्लॉक है, इसको हमने किसी सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है एक स्ट्रिंग की मदद से। हम जानते हैं जो ब्लॉक का वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगी। वेट ऑफ द ब्लॉक और टेंशन इन द स्ट्रिंग ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। सो यूं कह दें कि इस पर अमल करने वाली जो नेट फोर्स होती है वो 0 होती है। टेंशन इन अ स्ट्रिंग को अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो हम ये कह सकते हैं द फोर्स एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। और अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो हम कहेंगे कंसीडर वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास m which is attached to a string and string is attached to a support। ये ऊपर सपोर्ट मौजूद है और ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड एक्ट कर रही है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये ब्लॉक जो है वो यूं कहने के इक्विलिब्रियम में होता है। इस पर अमल करने वाली नेट फोर्स 0 होती है। अब अगर बात करें तो टेंशन इन स्ट्रिंग पर हम बात कर चुके क्या होती है, और याद रखिए टेंशन इन स्ट्रिंग वो फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के अलोंग उस वक्त एक्ट करती है जब उसको स्ट्रेच किया जा रहा हो। आगे बात करें तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसके बारे में हमने टॉपिक में भी बात की जहां हमने फ्रिक्शन और इससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ी थी, कुछ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को भी और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? अगर फोर्स लगाने से दो सरफेसेस के दरमियान मोशन प्रोड्यूस ना हो तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। सपोज हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ए है, इसके ऊपर हमने एक बी ब्लॉक रखा हुआ है। इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है, क्योंकि कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही तो लिहाजा ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो ज्यादा से ज्यादा मकदार है उसको हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आप इसकी डेफिनेशन बुक से भी देख सकते हैं, मैं भी बोल देता हूँ। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, इट कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का अनुसार दो चीजों पर होता है, Fs इज इक्वल टू म्यू आर के। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का अनुसार नेचर ऑफ द सरफेस पर भी होता है, और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो अनुसार है वो रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस, इन दोनों सरफेसेस के दरमियान जो रिएक्शन हो उस पर भी होता है। अब इससे आगे बात करें तो ब्रेकिंग फोर्स की। हम जानते हैं कोई भी सिस्टम जब वर्क कर रहा हो, अगर हम एक फोर्स आउटसाइड से लगाएं और उस फोर्स को वो सिस्टम को ब्लॉक करने में मदद दे दे, उस सिस्टम की मूवमेंट को रोकने में मदद दे दे, तो फिर वो कहलाती है ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो कि जिसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स which is applied to stop the motion of a system and it is always an external force। और ये फोर्स जो है वो सिस्टम में बाहर से अप्लाई की जाती है।
इसकी गाड़ी की ब्रेक्स व्हीकल्स की इसकी सिंपल एग्जांपल है, चाहे वो हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स हों, चाहे वो दूसरी ब्रेक्स हों रबर पैड वाली, लेकिन ये तमाम की तमाम ब्रेक्स इसी असूल पर काम करती हैं। ये सिस्टम की मूवमेंट को स्लो डाउन करती हैं और फिर उसको रेस्ट में लाने में मदद देती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स, ये भी हमने उस टॉपिक्स में पढ़ा था पहले वाले में, स्किडिंग वाले में। मोशन विदाउट रोटेशन इज कॉल्ड स्किडिंग। हर वो ऑब्जेक्ट जो रोटेट करने की सलाहियत रखता हो लेकिन वो रोटेट ना करे, वो स्किड करे। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारी गाड़ियों के टायर्स हैं। जब हम सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ियों के टायर्स बजाय इसके कि वो रोल करें, वो स्किड करना शुरू कर देते हैं। स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे द मोशन विदाउट रोटेशन इज कॉल्ड स्किडिंग। और याद रखिए, क्योंकि किसी भी चीज का अगर हमने मोमेंटम चेंज करना हो तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और क्योंकि हम इन द शार्प वे ब्रेक अप्लाई करते हैं, सिस्टम को अचानक रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्किड कर जाते हैं। उसके बाद बात करें तो सीट बेल्ट। सीट बेल्ट्स क्या हैं? द ड्राइवर्स वियर सीट बेल्ट्स। अक्सर आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी भी कोई एक्सीडेंट हो तो जो लोग सीट बेल्ट्स पहन के बैठे होते हैं उनके लिए सेफ्टी मेजर्स उनको बचाने में मदद देते हैं। सीट बेल्ट्स दो तरह से काम करती हैं। पहला फायदा सीट बेल्ट्स का सबसे बड़ा ये है कि ये अगर फर्ज करें एक गाड़ी को अचानक रोक दिया गया, आगे कोई और चीज आ गई, तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई होंगी तो जो ड्राइवर के बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है वो फॉरवर्ड मूव करना चाहेगा, जो नीचे वाला हिस्सा है वो गाड़ी के साथ रुकना चाहेगा। तो अगर मोमेंटम चेंज करने को उसको टाइम नहीं मिलता तो फिर उस सूरत में वो आगे विंड स्क्रीन से या स्टीयरिंग व्हील से भी बुरी तरह से टकरा सकता है। तो हम क्या करते हैं इस मकसद के लिए हम तो सीट बेल्ट जो हैं वो उस आदमी को विंड स्क्रीन से टकराने से बचा लेती हैं। इसी तरह सीट बेल्ट से एक और काम भी करती हैं, वो इलास्टिक होती हैं, वो आदमी को अपना मोमेंटम चेंज करने के लिए टाइम प्रोवाइड कर देती हैं, और टाइम को प्रोलॉन्ग करने से जो होने वाला नुकसान है उससे बचा जा सकता है, उसमें कमी लाई जा सकती है। तो सीट बेल्ट्स आर यूजफुल इन टू वेज। सीट बेल्ट्स दो तरह से मुफीद होती हैं। सीट बेल्ट्स प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स। सीट बेल्ट्स एक बैरूनी फोर्स प्रोवाइड करती हैं स्टॉप हो जाने के लिए, और इसके अलावा दे प्रोलॉन्ग द टाइम, वो टाइम को बढ़ाती हैं सो दैट द मैन कैन चेंज इट्स मोमेंटम, ताकि आदमी अपना मोमेंटम चेंज कर सके। इसके अलावा अगर बात करें तो बैंकिंग ऑफ रोड्स पे, ये हमने एक पूरा टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था कि बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है। जब वेट का एक कंपोनेंट किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पर मूव करवाने के लिए हेल्पफुल होना शुरू हो जाए, तो ऐसा किस सूरत में हो सकता है? जब हम सड़क के एक किनारे को बाहर वाले किनारे को अंदरूनी किनारे की निस्बत ऊंचा बना दें। बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड। अगर आप इसकी तफसील में जाना चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को दोबारा से सुन सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो क्रीम सेपरेटर के बारे में। क्रीम सेपरेटर भी एक एप्लीकेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ पे मूव करवाए सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि मुख्तलिफ चीजों पर डिपेंड करती है, मैस पर, एंगुलर वेलोसिटी पर, रेडियस पर, और उसका रिएक्शन भी एग्जिस्ट करता है। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करती है तो हम उसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। हम क्रीम सेपरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं स्किम्ड मिल्क को और जो बटर फैट्स और क्रीम पार्टिकल्स हैं उनको अलहदा करने में। तो इसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन वहाँ मौजूद है, आप चाहें तो वहाँ से इसको दोबारा से सुन सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 3.18 पर हम बात कर चुके। 3.19 What would happen if all the friction suddenly disappear? क्या होगा अगर सारी की सारी फ्रिक्शन अचानक खत्म हो जाए?
तो ये एक यूं कह लें कि डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन होगी, हर चीज़ तबाही की तरफ चली जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जो मूविंग थिंग्स हैं वो कभी भी स्टॉप नहीं होंगी, जो चीज़ें स्टॉप हैं वो कभी मूव नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा बर्ड्स और कोई भी चीज़ फ्लाई नहीं कर सकेगी, हम ज़मीन पर चलने के काबिल नहीं होंगे, हम लिख नहीं सकेंगे। तो यूं कह लें कि हमारा हर जो एक्शन है उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। फ्रिक्शन हेल्प भी करती है हमें, अगरचे इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो लिहाजा अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं 3.19 को, हमारा क्वेश्चन था व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर। तो मैं कहूंगा इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर देयर वुड बी डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड, वी विल नॉट बी एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, the birds will not be able to fly, no one will be able to write on the paper, moving things would never stop, and the things they want to move will not be able to move. तो आखिरी हमारा क्वेश्चन है 3.20 उसने पूछा है why the spinner of a washing machine जो है वो क्यों इतनी तेजी से उसको अपने एक्सिस की रोटेट करवाया जाता है। ये पूरा टॉपिक हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स के असूलों पर। सेंट्रीपिटल फोर्स की ही वो एप्लीकेशन है। अगर स्पिनर ऑफ वॉशिंग मशीन को बहुत ज़्यादा तेजी से घुमाया जाए तो क्योंकि कपड़ों को जब धोया जाता है तो उस वक्त भी जो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट होते हैं उनकी डेंसिटी, उनका मैस मुख्तलिफ होता है कपड़ों से, वो उस वक्त भी उनको लैदा करने में मदद देता है। और जब हम उनको कपड़ों को ड्राई करना चाहते हैं ड्रायर में डाल के, तो वहां भी बास्केट स्पिनर ही एक्ट करता है। हम कपड़ों को वहां गर्म किए बगैर मैकेनिकल वर्क से खुश्क कर लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ऑब्जेक्ट्स को, क्लोथ्स को ड्राई करने में मदद देती है। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर लिक्विड्स के, वो बास्केट में मौजूद होल्स के जरिए ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स अवे मूव कर जाते हैं। अगर मैं इसका आंसर डिस्क्राइब करूं आपके सामने वर्ड्स में तो मैं कह सकता हूं द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड बिकॉज व्हेन इट स्पिन्स एट अ वेरी हाई स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और वाटर मूव आउटवर्ड ड्यू टू द लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड hence the clothes can get warm easily without heating due to the mechanical work. तो आज हमने बात की शार्ट क्वेश्चन नंबर 3.18 से लेकर 3.20 तक। आपके जहन में इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।